हेलो एवरीवन। आपको पता है कि सीजीपीएससी एग्जाम भी होने वाले हैं, है ना। आपको इसकी डेट भी आ चुकी है और हमको उसकी तैयारी करनी है। आप ऑब्वियसली तैयारी कर ही रहे हैं। मैं बस शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ कि थोड़े से समय में आप कैसे अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, और बहुत जल्दी जल्दी उसको पढ़कर उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि मैंने आज जो टॉपिक चूज किया है वो है थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टॉपिक हमको देखने हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है जो पढ़ने हैं, बट आज के लेक्चर में लेंथ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं केवल स्टार्टिंग का जो है जिसको हम बोलते हैं, एक तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का टर्म हो गया, मैक्सवेल रिलेशन हो गया, मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, और उनका आपस में क्या एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें जो है हम इसमें देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सवेल से भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर्स में, आपके डीटी के एग्जाम में भी आए हैं और साथ साथ एपी वाले एग्जाम में भी आए हैं जो हायर एजुकेशन है। तो हमको पढ़ना कैसे है उसको देख लीजिए। सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज है वो अपन करके देखते हैं। डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम ही है। अगर हम देखें थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, हम एक आइडियल गैस का इक्वेशन लेंगे, है ना। तो आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है, इसको लेने के पीछे रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा। आप इसको रियल गैस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू आरटी। अब जब पीवी इक्वल्स टू आरटी है, इसके लिए हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब किसी एक का करना होगा। तो पीवी इक्वल्स टू आरटी को मैं पी इक्वल्स टू आरटी बाई वी भी लिख सकता हूँ। चलिए मैं अभी पी की ले रहा हूं। तो मैं लिखना चाहता हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पी, मुझे ये करना है। पी प्रेशर का मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो प्रेशर यहाँ पर किन दो चीजों का फंक्शन है। प्रेशर को आप देखोगे तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, आर तो कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन है तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें, विद रेस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट t। मतलब यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन कि कोई भी टर्म अगर किसी दूसरे वेरिएबल्स का क्या हो, फंक्शन हो, तो हमको क्या करना है, किसी एक को कांस्टेंट रख दूसरे के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है, और दूसरे को कांस्टेंट रख पहले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम यहाँ वर्क कर रहे हैं t एट कांस्टेंट v। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो पढ़ते कैसे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t, इसको हम शो करेंगे किससे, डेल t से, डिवाइडेड बाय विद रेस्पेक्ट टू टी। अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो गया डेल टी। कांस्टेंट है v, तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लिख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे क्या करना है, p की वैल्यू रख देनी है। तो p की वैल्यू कितनी है भाई, आर टी बाई वी, ये p की वैल्यू। और आप देखेंगे इस पूरे में कांस्टेंट क्या है, v। तो जो टर्म कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, आर और v बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा आर v। अंदर में क्या बचेगा, डेल, केवल t बच जाएगा यहाँ से, तो डेल टी बाई डेल टी। अब डेल टी बाई डेल टी क्या होगा, 1 होगा। तो इसका जो वैल्यू आता है वो आएगा क्या, r बाई वी। ये इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू है। ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि ऐसे और भी टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे हमारे पास, कितने वेरिएबल्स हैं, 3 है। प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। तो हर कोई अगर दो वेरिएबल के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 कितना, आपको 6 ऐसी वैल्यूज मिलेंगी। और ये वैल्यू साइक्लिक रूल में या और कहीं पे ऐसे बहुत सारे जगहों पर, या सीपीसीबी रूल में, तो ये हर जगह यूज होते हैं। तो ये हमको याद करके रखना है। चलिए देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट, ये भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डेल पी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट, क्या हो गया है, टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल बाई डेल वी, और फिर से वही हो जाएगा आर टी बाई वी, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, टी। अब क्योंकि आर और टी कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट टर्म जो है, और अंदर में बचेगा डेल वी, 1 बाई वी है, 1 बाई वी को हम वी की पावर -1 लिख सकते हैं अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, वी की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बाई वी स्क्वायर, और ये आंसर हो जाएगा माइनस आर टी बाई वी स्क्वायर। ये वैल्यू होगी डेल पी बाई डेल वी टी की। ओके, चलिए देखते हैं इसको याद कैसे रखना है, हाउ टू रिमेम्बर उस पार्शियल डिफरेंशिएशन के पोर्शन पर। तो आपने क्या, ये वाला हमने किया अभी, डेल पी बाई डेल टी वी की वैल्यू कितनी आ गई, आर बाई वी। वहीं से ये वाला भी हमने एक सॉल्व करके डेल पी बाई डेल टी की माइनस आर टी बाई वी। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान ही रखेंगे।
डेल पी बाई डेल टी वी, इसमें और इसमें ये दो टर्म ऐसे हैं जिसमें कॉमन क्या चीज है, दोनों में कॉमन ये है कि डेल टी जो है वो ब्रैकेट के अंदर में है और इन ब्रैकेट है और साथ में नीचे में है। तो जब इन ब्रैकेट है और साथ में नीचे है तो आपको सिर्फ क्या देखना है, कांस्टेंट क्या है। तो जो कांस्टेंट है वो यहाँ आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। तो ये क्या है, आर बाई वी। इसका आंसर क्या हुआ, आर बाई वी। वैसे ही यहाँ पर भी डेल टी टेम्परेचर का जो टर्म है वो इन ब्रैकेट है, तो अंदर जो अगर ये अंदर है तो बाहर का कांस्टेंट क्या है, पी, तो पी यहाँ आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, आर बाई पी। बहुत सिंपल है। जब टेम्परेचर का टर्म ब्रैकेट के अंदर होगा तो सिर्फ आर बाई वी या आर बाई पी ही हो सकता है, और जब वो नीचे है तो ऑब्वियसली जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, और जब वो ऊपर है तो जो कांस्टेंट है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जस्ट रिवर्स हुआ है, डेल टी ऊपर आ गया है, डेल पी नीचे आ गया है। तो डेल टी बाई डेल पी वी में क्या हुआ है, इस बार डेल टी अभी भी इन ब्रैकेट है, तो इन ब्रैकेट है तो रिलेशन वही होगा वी बाई आर और पी बाई आर या आर बाई वी आर बाई पी बार। बट क्योंकि इस बार ये ऊपर है तो कांस्टेंट भी कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे डेल टी ऊपर है तो ये कांस्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया पी बाई आर, इसका आंसर हो गया पी बाई आर। अब डेल वी बाई डेल पी टी की वैल्यू क्या होगी, तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर की जो टर्म है आप देखोगे बाहर आ गई इन दोनों में। तो जहां टेम्परेचर की टर्म बाहर है उस केस में जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, माइनस आर टी बाई टी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस आर टी बाई बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस आर टी बाई पी जो है नीचे में है वही आ गया बी स्क्वायर, वी नीचे में है वही आ गया बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन है, इसमें क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, कुछ भी उठा के क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे कि बोल दिया कि डेल पी बाई डेल टी वी इंटू डेल वी बाई डेल टी पी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन उठा के दे दिया। तो इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, तो आप वहां डिफरेंशिएशन करते नहीं रहेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, डेल पी बाई डेल टी वी, डेल टी नीचे है तो कांस्टेंट ऊपर वाले टर्म आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वी बाई, सॉरी डेल टी नीचे है तो वी नीचे हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, आर बाई वी। ये देखिए इनटू यहाँ डेल वी फिर से डेल टी अंदर में है तो ये हो जाएगा क्या, आर बाई टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन पीवी। और इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आर स्क्वायर है पीवी को आप क्या लिख सकते हो, आर टी, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी। तो यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आर बाई टी। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर करना है। तो वैसे ही जैसे मैंने ये 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन ले लिया, वो 3 टर्म का या 6 टर्म का या कुछ भी मल्टीप्लीकेशन ले सकता है और उसके बेस पे वो आंसर करने को आपको कह सकता है। तो ये बस आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। अगर टेम्परेचर की टर्म अंदर है तो आर बाई टी आर बाई वी ही होगा, बस जो कांस्टेंट है वही देख लीजिएगा। कांस्टेंट अगर ये नीचे है तो कांस्टेंट नीचे आ जाएगा, और अगर डेल टी ऊपर है तो कांस्टेंट ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में। मैक्सवेल इक्वेशन ये 4 है, अब ये याद भी रखना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं, और मैक्सवेल से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ ही जाता है एक नहीं। तो मैक्सवेल इक्वेशंस याद कैसे रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इक्वेशन आया कैसे, डेरिवेशन की बात मैं नहीं करूंगा। तो सबसे पहली चीज इसमें जो है वो आपको एक स्क्वायर याद रखना है, ये स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर में आपको क्या करना है, एस पी वी टी ऐसे लिखना है, सत्य प्रकाश मेरी टाइप, जैसे भी आपको याद रखना है, एस पी वी टी। और यहां आपको लिखना है इस पे एच जी ए यू, ये एच जी ए यू एस पी वी टी, वेयर एस क्या है, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एच एंथैल्पी, गिब्स फंक्शन, वर्क फंक्शन, और ये क्या है आपका इंटरनल एनर्जी फंक्शन। तो ये सारी चीजें जो है वो है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। इसमें कोई कांस्टेंट की तरह होगा, कोई डिफरेंशिएशन में होगा, कुछ भी, तो उसको हमको कैसे याद रखना है। दूसरी चीज, इस तरह से एक एरो बना लेंगे। एरो बनाने का मतलब ये है कि ये जो एरो का सिर है वो जो जा रहा है वो ये बताने जा रहा है कि ये टर्म पॉजिटिव टर्म्स है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव टर्म्स जो है 2 आपको मिले हैं, एक है वॉल्यूम का और एक टेम्परेचर का। और जो इसका टेल साइड है वो नेगेटिव टर्म्स है। नेगेटिव टर्म्स का मतलब क्या होगा, ये एस और ये पी। मतलब जब भी एंट्रोपी और प्रेशर अकेले आएंगे तो वो, या जब भी वो आएंगे विदाउट डिफरेंशिएशन टर्म डी के बिना, तो वो उनके सामने माइनस का साइन लगेगा, और जब वो वॉल्यूम और टेम्परेचर आएंगे तो उनके सामने प्लस का साइन लगेगा। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए मैं कोई भी एक
बताता हूँ कि क्या करना है आपको। जैसे एच का क्या चाहिए, मैक्सवेल इक्वेशन चाहिए, तो क्या होगा, एच के अगल बगल में कौन है वो देख लो। तो एच के बगल में इधर एस है, उधर कौन है, पी है। और दूसरी बात, उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डीएच, क्योंकि डीएच के टर्म में लेना है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, डीएस। ये लिखने का तरीका और याद करने का तरीका ही बता रहा हूँ। और ये क्या हो गया, डीपी। बहुत सिंपल है। एस किसके साथ कनेक्टेड है, टी के साथ, और डीएस के सामने क्या लगेगा, टीडीएस। या मैं इसको और अलग करके लिख रहा हूँ, ये एक ही स्टेप का काम है लेकिन अलग अलग लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो डीएच इक्वल टू क्या हो गया, टीडीएस। और डीपी में क्या हो जाएगा, बीडीपी, क्योंकि पी जो है वो कनेक्टेड किससे है, बी से। अब बताइए कि V जो आया है बिना D के साथ तो P है, तो T भी आया है, B भी आया है, T अभी दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और ये इक्वेशन बनता है DH इक्वल टू TDS प्लस VDP। तो यहाँ देखेंगे DH इक्वल टू TDS प्लस VDP। तो सिर्फ इसी तरह से आपको बाकी के इक्वेशन भी मिल जाएंगे। यही है मैक्सवेल इक्वेशन। बहुत सिंपल है। आप देखिए जी का टर्म चाहिए, तो ये हो जाए जी के अगल बगल में क्या है, पी और टी, तो ये हो जाएगा डीपी और डीटी। दूसरी बात, पी किसके साथ कनेक्टेड है, वी, तो ये हो जाएगा वीडीपी। और टी किसके साथ कनेक्टेड, एस, एस अकेले आ रहा है जो कि नेगेटिव टर्म है, तो ये हो गया माइनस एस डी टी। इसी तरीके से ए के लिए और इसी तरीके से यू के लिए। तो ये तरीका है क्या, मैक्सवेल इक्वेशन को देखने का या याद रखने का। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। दूसरा, मैक्सवेल इक्वेशन से ही रिलेटेड जो है इसका एप्लीकेशन पार्ट भी है। एप्लीकेशन से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ रिलेशन ही पूछता है बस। देखिए थर्मोडायनेमिक्स से कैलकुलेशन वाला काम जो है वो है जब आप एडियाबैटिक कंडीशन और आइसोथर्मल ये सारी चीजें में जाएंगे। फिलहाल अगर हम मैक्सवेल की बात करें तो सिंपल रिलेशन को एज इट इज उठा के क्वेश्चन में ऑप्शन बना के दे देता है, या मैच करो ऐसा दे देता है। आपको बस मैच करना है या वो है क्या पहचानना है। तो पहचानने के लिए आपको ये सारे ट्रिक्स जो है वो याद होनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है मैक्सवेल इक्वेशन का। अभी मैं इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन से और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सिंपल है भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है, कैसे करना है वो देख लीजिए। ये रहा हमारा मैक्सवेल इक्वेशन जो हमने अभी अभी पढ़ा। अब उस मैक्सवेल इक्वेशन से दो और नए इक्वेशंस बनते हैं छोटे छोटे। उन इक्वेशन से एक तो क्वेश्चन कैसे देगा, एक तो इसको मैचिंग का दे सकता है पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या दे सकता है कि इसको दे देगा कि डेल एच बाई डेल पी एस की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस में दे देगा वी टी माइनस एस माइनस पी समथिंग समथिंग या माइनस पी कुछ भी। तो वो हमको पता कैसे चलेगा कि क्या आने वाला है। तो बहुत सिंपल है, इससे मैं इसको डिराइव करता हूँ या इसको भी याद रखना है तो कैसे रखना है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैक्सवेल इक्वेशन याद रखना है, अकॉर्डिंग वो स्क्वायर देख के आपको याद रहेगा। DH इक्वल टू TDS प्लस VDP, ये हमारा मैक्सवेल इक्वेशन है। यहाँ हमने कर क्या रहे हैं आप देखोगे तो सिर्फ सिंपल एक टर्म को कांस्टेंट ले रहे हैं तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिक उसके नीचे आ जाएगा। जैसे कि इस वाले में देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है, S। तो जब S कांस्टेंट होगा तो ये पूरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो। जब ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी तो डीपी आ जाएगा नीचे, तो ये बनेगा डेल एच बाई डेल पी। करेक्ट, मैं कहीं बता रहा हूँ। तो जब एस को हमने कांस्टेंट लिया तो ये पूरी टर्म हो गई जीरो, क्योंकि डी एस चेंज इन एस क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो वी डी पी, डीपी नीचे आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ वी। वी इज माई आंसर, तो वी इज माई आंसर। वैसे इसको उल्टा कर दीजिए, अब टी को कांस्टेंट ले लेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो डी एस नीचे आ जाएगा, तो डेल एच बाई डेल एस और टी बच जाएगा आंसर में, ये हो गया टी। बस इस बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स है वही उसका आंसर देने वाले हैं। दूसरी चीज, जो कांस्टेंट टर्म्स है वो सही लगे हैं कि नहीं, ये आपको क्रॉस चेक हमेशा मैक्सवेल इक्वेशन से ही करना पड़ेगा। अगर आप इस इक्वेशन का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप फंस सकते हैं। हो सकता है कि डेल जी बाई डेल पी है, यहाँ पर कांस्टेंट टी लिया है और एक बार पी, ये करेक्ट है। अगर यहाँ एस लिख देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एस आ ही नहीं सकता, क्योंकि जी जो है मैंने जो मैक्सवेल इक्वेशन बनाया था HGAU वाला SPVT। अब ये हमेशा ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट टर्म है वो उसके अगल बगल वाले में से ही कोई एक होगा। जैसे G के लिए क्या हो सकता है, P और T ही हो सकता है, T और P। H के लिए क्या हो सकता है, S और P ही हो सकता है। तो कांस्टेंट टर्म हमेशा उसके अगल बगल वाले ही होंगे उस स्क्वायर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आंसर कैसे करना है, तो मैंने इसमें बताया था S जो है कनेक्टेड होता है T से और P कनेक्टेड होता है V से, और कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव आपको मालूम है। तो S कनेक्टेड है किससे, T से, और क्या बोला था मैंने कि P कनेक्टेड है किससे, B से। अब यहाँ आंसर हमको क्या करना है, आप कांस्टेंट नहीं देखना है आंसर के लिए, ये देखना है। ये क्या है, DP, P किससे कनेक्टेड है, V से, तो V हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या है, DS, S किससे कनेक्टेड है, T से, T हमारा आंसर हो गया। दोनों पॉजिटिव है क्योंकि V और T पॉजिटिव होते हैं। फिर
डी पी, पी के लिए आंसर क्या होता है बी, डी टी, टी के लिए आंसर क्या होता है एस। बस यही ध्यान रखना है कि टी और एस आपस में जुड़े हुए हैं और वी और पी आपस में जुड़े हुए हैं, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं ये टी के लिए फिर माइनस एस और वी के लिए फिर माइनस पी, क्योंकि पी और एस जो है ये माइनस की टर्म से आपको पता है। उसके बाद क्या आ जाता है वी के लिए फिर से बी और एस के लिए फिर से टी। तो ये जो टर्म है आपको ऐसे ही याद रखना है। तो बहुत सिंपल है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए, मैच मेकिंग में हो, मैचिंग में हो, या तो फिर आपको किस टाइप से हो, ये वैल्यू निकालने की बात हो, तो सॉल्व नहीं करना है, बस याद रखना है क्या कि कांस्टेंट किस कौन से होंगे। तो कांस्टेंट हमेशा वही टर्म होगी जो उसके अगल बगल में से कोई एक है। जैसे h के लिए कांस्टेंट होगा s और p, g के लिए कांस्टेंट होगा p और t, a के लिए कांस्टेंट होगा b और t, u के लिए कांस्टेंट होगा s और d। बहुत सिंपल है, वहां से आप क्रॉस चेक करिए। दूसरी चीज, उसके नीचे क्या लगा हुआ है, तो उसके नीचे भी उन्हीं में से कोई एक लगेगा। ये भी बहुत सिंपल है, h के लिए या तो p होगा या तो s होगा, तो डी में तो ये ऐसे लगेगा, और जो लगेगा उसका आंसर हम कैसे कर लेना है। पी का आंसर आया वी, पी का आंसर आया वी, टी का आंसर आया एस, मतलब माइनस एस, क्योंकि एस नेगेटिव होता है, वी का आंसर माइनस पी, एस का आंसर टी, टी का आंसर माइनस एस, वी का आंसर माइनस बी और एस का आंसर टी अगेन। तो ये तरीका है मैक्सवेल इक्वेशन के एप्लीकेशन पार्ट का, कि इससे भी किस टाइप से हमको क्वेश्चन करना है। अभी मैं बात करूंगा मैक्सवेल रिलेशन की, और वो भी मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड है। वो कैसे है वो हम लोग अभी आगे देखिए। अब हम बात करें मैक्सवेल रिलेशंस की। मैक्सवेल रिलेशन क्या है और इसको किस तरीके से हमको बनाना है। ये कुछ रिलेशंस ऐसे आते हैं और वो रिलेशन सीधे सीधे दे देगा कि दीज आर करेक्ट मैक्सवेल रिलेशन और नॉट, तो करेक्ट है कि नहीं, और तो उसमें कौन सा कांस्टेंट करेक्ट पोजीशन पे है, कांस्टेंट कहाँ होना चाहिए, और उसके साथ जो डेल के जो रिलेशंस हैं डेल टी डेल बी वाले, वो एक साथ कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, वो हमको देखना है किसमें मैक्सवेल रिलेशन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये मैं एक बना रहा हूँ एस पी वी टी का। सबसे पहले आपको जिसका भी कनेक्शन बनाना है, आपको एक पैरेलल लाइन एक डिसाइड करना पड़ेगा किसके लिए बना रहे हैं। जैसे मुझे ये बनाना है, तो मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दिया, ये तो है पहले से, बस एरो बना दिया। अब क्या करना है, डायरेक्शन बता रहा है कि मुझे एस से कहा जाना है पी, तो मुझे एस से जाना है पी, तो मैं लिख दूंगा एस बाई पी। वैसे मुझे वी से कहा जाना है टी, तो मैं क्या लिख दूंगा वी बाई टी। ये पहला स्टेप है। ये भी रिलेशन बना नहीं है, बना रहे हैं, ये पहला स्टेप है। एस से पी जाना था तो एस बाई पी, और वी से टी जा रहे हैं क्योंकि पैरेलल ही जाना है अपने को, एंटी पैरेलल नहीं करना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे जब भी रहेंगे। तो एस बाई पी वी बाई टी, ये करेक्ट है। अब क्या करना है, आपको सब में डेल लगाना है, तो हो जाएगा डेल एस बाई डेल पी, और ये हो जाएगा डेल बी बाई डेल टी, ये हो गया। दूसरी चीज, किसके साथ कौन सा क्या बोलते हैं कांस्टेंट लगता है, आपको पता है डेल एस। एस के साथ कांस्टेंट किसका हो सकता है, टी का, क्योंकि एस हमेशा कनेक्टेड होता है किससे, टी से। तो एस के साथ कांस्टेंट टी लगता है, और टी पॉजिटिव टर्म है, इसलिए ये टर्म भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वी के साथ जो कांस्टेंट है वो पी लगता है, और पी जो है एक नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ नेगेटिव होगा, और ये इक्वल कर देंगे, और ये हमारा बन गया मैक्सवेल रिलेशन एक। जब हमने ये वाला पैरेलल डायरेक्शन चुना तो हमारे लिए एक मैक्सवेल रिलेशन बन गया। इसी तरीके से इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे और भी इक्वेशंस हैं जो कि मैक्सवेल रिलेशंस ही हैं। तो ये रिलेशंस भी इनसे ही बने हैं। तो वो कैसे बने होंगे, बस पैरेलल वाला जो एरो है उनको चेंज करना है। यहाँ देखिए ये P बाई एस लिखा है, मतलब ये उल्टा हो गया। तो P बाई एस है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, T बाई V ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब ये पैरेलल बना रहे हैं, इसका मतलब S बाई T तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि S बाई T आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि S और T जो है वो डायगोनल पे है, ऐसे या कनेक्टेड नहीं है। जो आपस में कनेक्टेड है केवल उन्हीं के साथ रिलेशन बन सकता है, जैसे कि S का P के साथ और S का V के साथ, बस T का V के साथ और T का P के साथ। तो वैसे ही यहाँ ये वाला पैरेलल डायरेक्शन चल रहा है P to S, देखिए P to S और T to V, ये हो गया T to V। रही बात साइन की, तो साइन आपको पता है कि S कांस्टेंट है, T के साथ S लगता है, P के साथ V लगता है, V पॉजिटिव है, और T जो है S जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखेंगे S बाई V, तो ये S बाई V ये ऐसा लिया तो ये भी ऐसा बनेगा, तो ये बन गया S बाई V देन P बाई T। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर कांस्टेंट डेल एस के साथ क्या लगेगा, T इज पॉजिटिव, और P के साथ क्या लगेगा, P भी क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर आ जाते हैं V बाई S, तो ये ऐसे जाएगा। तो हमने क्या किया है, बस
4 बार इसको किया है ऐसा, एक मैक्सवेल इक्वेशन को पैरेलल पैरेलल लेके गए हैं हम एरो को ही देख लीजिए बस। V2S ये हो गया V2S, और ये हो गया T2P, ये हो गया T2P। बस S बाहर है, कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव टर्म भी आप लिख सकते हो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैक्सवेल रिलेशंस को बनाते हैं। तो ये जो मैक्सवेल रिलेशन आपने याद रखी है, कैसे मुझे याद रखना है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि ये मैक्सवेल रिलेशन मैक्सवेल इक्वेशन से कैसे कनेक्टेड है। पहली बात तो ये, इन 4 रिलेशन के अलावा कोई मैक्सवेल रिलेशन नहीं है। कभी भी ऐसा लिख के दे देते हैं, जैसे यहां सपोज दे दिया डेल पी बाई डेल वी ऐसा कुछ भी, और यहाँ लिख दिया डेल एस बाई डेल पी टी, ऐसा लिख दिया। बोलेगा ये मैक्सवेल रिलेशन है कि नहीं, चेक करो। तो आपको चेक करने के लिए करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये बना लेना है, एक स्क्वायर कोई भी साइड में से, और उसमें आप ये देखिएगा कि मैं किसी भी डायरेक्शन में अगर ऐसा जाता हूं तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो P बाई V, क्या P बाई V पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ के पैरेलल लाइन बन सकती है कि नहीं, तो P बाई V तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यही गलत हो गया। S बाई T पॉसिबल है, यस S बाई P पॉसिबल है, लेकिन दूसरा टर्म जो है V बाई T का होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं था। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं मैक्सवेल रिलेशंस को। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन और मैक्सवेल रिलेशन में आपस में क्या रिलेशन है, उसको हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमको ये याद कैसे रखना है कि कौन किससे जुड़ा है। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन नेट में भी, सेट में भी, और इवन एपी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, अलग अलग स्टेट के मैंने देखे क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है आपको, ये मैंने 4 रिलेशन लिख दिए अलग से, और ये मैंने 4 इक्वेशन लिख दिए, ये अलग अलग है, ध्यान रखेंगे, एक ही नहीं है ना। तो ये मैंने लिख दिया, इनका आपस में कनेक्शन है, इनमें से कोई एक इक्वेशन, इनमें से किसी एक इक्वेशन से क्या है, कनेक्टेड है। तो कौन किससे कनेक्टेड है और कैसे कनेक्टेड है, इसको मैच करो, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिलहाल ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं मैचिंग वाला यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली आपको बता रहा हूँ कि किसका कौन सा रिलेशन और कैसे है। तो इसके लिए आपको एक यूलर थ्योरम आपने सुना होगा, इसके बारे में अगर आप जानते होंगे तो वहां से आप बना सकते हैं कि कैसे ये होता है। तो यूलर थ्योरम होता क्या है, आपको इसमें एक टर्म दी जाती है, जैसे लिखा जाता है डी जेड इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इस टर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखा गया हो तो ये सारे इसी तरीके से हैं। आप देखोगे इसमें कुछ टर्म डी जेड, तो यहाँ डी एच है, डी जी है, डी ए है, डी यू है, एम डी एक्स, तो यहाँ पर टी डी एस है, यहाँ पर बीडीपी है, यहाँ माइनस एस डी टी है, माइनस बीडीवी है, प्लस एन डी वाई, बीडीपी है, माइनस एस डी टी है, माइनस बीडीवी है, और टीडीएस है। तो ये टर्म जो है वो इससे क्या है, मैचिंग करते हैं। तो ऐसे केसेस में यूलर थ्योरम कहता है कि अगर ऐसा टर्म हो तो m का अगर डिफरेंशिएशन इसके साथ किया जाए और n का क्रॉस डिफरेंशिएशन हो रहा है, टर्म्स का क्रॉस टर्म का, तो m का y के साथ डिफरेंशिएशन और n का x के साथ। तो अगर मैं m का y के साथ डिफरेंशिएशन तो कैसे लिखूंगा, डेल m अपॉन डेल y, और n का x के साथ डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा डेल n अपॉन डेल x। अब टर्म जो है इसके साथ क्योंकि y था तो y को m के साथ x था तो x को क्या कर देंगे, कांस्टेंट, और वहीं n के साथ y था, y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और ये दोनों के हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। तो ये कहता है यूलर थ्योरम कि अगर कोई टर्म ऐसा है तो वो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर वही चीज हमको बनानी है, मैच करना है कैसे, तो डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वीडीपी, वैसा ही एक क्वेश्चन है कंप्लीट डिफरेंशिएशन का, डीजेड वाली टर्म है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ देखिए, तो टी किससे डिफरेंशिएट होगा, P से, और V किससे डिफरेंशिएट होगा, S से। तो ये हो जाएगा डेल T बाई डेल P, यस डेल T बाई डेल P एंड डेल V बाई डेल S, डेल V बाई डेल S। ठीक है, T का जब हमने लिया तो S कांस्टेंट हो जाएगा, V का जब हमने लिया तो P कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके बेस पे अगर हम देखें तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। वैसे ये वाला का कौन से रिलेशन से है, मैच करना है, तो कैसे करना है आपको, सिंपल, ये टर्म तो सेम तरीका है, बस v का t के साथ, s का t के साथ, तो v बाई टी s बाई टी, साइन जो है वो एज इट इज आ जाएगा भाई, आपको वहीं पे माइनस साइन लिख देना है, क्योंकि एक साइड माइनस है, या दोनों माइनस है तो या तो दोनों को माइनस लिखो या तो दोनों को प्लस लिखो। तो यहाँ पर भी हो जाएगा s का कनेक्शन किससे होगा, v से, t का कनेक्शन किससे होगा, ठीक है, ये हो जाएगा डेल s बाई डेल वी टी और डेल p बाई डेल टी भी। इस तरीके से या तो दोनों को आप नेगेटिव भी लिख सकते हो या तो दोनों को पॉजिटिव लिख सकते हो। du इक्वल टू माइनस पीडीवी प्लस टीडीएस।
देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको केवल मिलाना है भाई कि कौन किससे रिलेटेड है। उस समय आपको साइन नहीं देखना है कि कहाँ पर प्लस है कहाँ पर माइनस है। आपको सिर्फ मतलब ये होना चाहिए कि वो जो टर्म्स जिससे वो रिलेट करता है, जैसे बी यू पीडीबी और टीडीएस से ही रिलेट करता है, तो उनके टर्म्स यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पी का डीएस हो जाएगा और टी का किसके साथ, डीबी के साथ, तो पी बाई डीएस और डेल टी बाई डेल बी। इस तरीके से हमको मैक्सवेल इक्वेशन और मैक्सवेल रिलेशन को इंटररिलेट करना है और इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर हम बात करें साइक्लिक रूल की, ये भी एक छोटा सा थर्मोडायनेमिक का पार्ट है जिसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं। साइक्लिक रूल है क्या, वो मैं बताने पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। कुछ नहीं, साइक्लिक रूल में आपको एक साइकिल बनाना है और उसमें देखना है कि वो करेक्ट मैचिंग है ना। तो ये है क्या और लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, दो साइकिल बनाना है ना, इस तरीके से, जैसे मैं क्या बना देता हूँ। और यहाँ आप टर्म लिख दिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पी वी एंड टी, और यही आपस में रोटेट होते रहेंगे। इनकी वैल्यू क्या होती है, -1। ये ऐसा, ये आपकी एरो, ये मैंने जो एरो बनाया है वो क्लॉकवाइज एरो बना दिया। आप चाहे तो एक एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, पी वी टी है, ये लीजिए एक एंटी क्लॉकवाइज एरो भी हो गया। तो आपको बस इसके बेस पे साइक्लिक रूल लिखना कैसे है वही बस मैं बताने वाला हूँ। तो ये देखिए लिखते कैसे हैं, पी टू वी है ना, ये कैसे जा रहा है, प्रेशर टू वॉल्यूम। तो पी से जब वी जा रहा है तो ये जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी डेल पी बाई डेल वी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, टी, तो यहाँ कांस्टेंट आ गया टी। तो वैसे ही इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेल वी बाई डेल टी, कांस्टेंट क्या हो जाएगा पी। इसको कैसे लिखूंगा, डेल टी बाई डेल बी, कांस्टेंट क्या हो जाएगा बी। तो मैंने क्या लिखा, पहले देखिए ये हो गया, पी से वी हम गए हैं तो डेल पी बाई डेल वी टी। फिर हम कैसे गए हैं, वी से टी गए हैं तो डेल वी बाई डेल टी पी। फिर हम कहा जाएगा टी से पी, तो ये हो जाएगा डेल टी बाई डेल पी वी। ये और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो इक्वल टू क्या होता है, 1 के। तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, बट एक और मैं चलो बना देता हूँ, फिर मैं दोनों के बारे में बता दूंगा। एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसको उल्टा ले लीजिए, ऐसा ये हो गया डेल पी बाई डेल टी वी इंटू डेल टी बाई डेल वी, डेल टी बाई डेल वी पी इंटू डेल वी बाई डेल पी टी, और ये इक्वल्स टू होता है। यही दो है जो क्या है साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट इक्वेशंस है। अब इस इक्वेशन में वो मैनिपुलेट करके या चेंज करके क्वेश्चन आता है, या तो इधर -1 की जगह +1 लिखा होता है। 4 ऑप्शन दिए है कि विच इज द करेक्ट साइक्लिक रूल। तो आपको पहले तो देखना है कि इनमें से कैसे करेक्ट है। वो ये वाला टर्म लेफ्ट टर्म और राइट टर्म में ध्यान रखना है कि -1 ही होगा, या फिर अगर इसको करेक्ट करना है तो 1 को इधर लाओगे तो वो क्या बन जाएगा, +1। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये भी करेक्ट साइक्लिक रूल है, ये गलत नहीं है। तो ये पूरा टर्म एक है और इसके साथ +1 जब करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, एक साइक्लिक रूल ही बनेगा, क्योंकि उधर जाके -1 ही होने वाला है। तो ये हो गया। दूसरी, इसको चेक कैसे करना है, एक तो इसको प्रूव कैसे करना है वो है, तो आप इनके टर्म्स पूरे लिख दो, उनको मल्टीप्लाई करो, -1 के इक्वल आएगा। आपको पता है डेल पी बाई डेल बी टी की वैल्यू क्या होती है, डेल बी बाई डेल टी और डेल टी बाई डेल पी की क्या वैल्यू होती है, ये मैंने शुरू में ही बताया है इस लेक्चर में। तो वो वैल्यू जब आप रखेंगे तो वो आएगा -1। बट ऐसे ही चेक करना है आपको, क्रॉस चेकिंग करनी है। तो करेक्ट वे क्या है, आप डायमेंशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डायमेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है इसको याद रखने का। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें, साइक्लिक रूल को भी आप डायमेंशन चेक से याद रख सकते हैं। तो डायमेंशन चेक करना कैसे है, पी बाई वी। आपको क्या करना, डायमेंशन देखिए, प्रेशर का टर्म है ऊपर, क्या ऊपर यहाँ प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, यहाँ वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, प्रेशर का। प्रेशर का टर्म प्रेशर के टर्म से कैंसिल हो गया। वॉल्यूम का जो डायमेंशन मीन्स वॉल्यूम की जो भी यूनिट है वो वॉल्यूम की यूनिट से, और टी की यूनिट टी की यूनिट से। यूनिट लेस होता है ये पूरी तरीके से। यूनिट लेस क्यों है, क्योंकि सभी यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो कोई भी एक ऐसा साइक्लिक रूल, जैसे सपोज लिख दिया डेल टी बाई डेल पी वी एंड डेल पी बाई डेल बी टी, और यहाँ लिख दिया डेल टी बाई डेल बी पी। ये अब बोल दिया इक्वल्स टू -1। पहचानो कि साइक्लिक रूल है कि नहीं। तो कैसे पहचाना है आपको, बस उसका क्या देखना है, डायमेंशन देखना है। ये टी है, ऊपर में टी है तो नीचे में भी टी। देखिए पी पी कैंसिल हो गया, लेकिन टी नीचे नहीं है, यहाँ टी नीचे नहीं है, मतलब यहाँ कोई मिस्टेक है। तो इस मिस्टेक को ही आपको समझना है। तो बस डायमेंशन कैंसिल होना चाहिए। यहाँ भी डायमेंशन कैंसिल करके देख लेते हैं, प्रेशर
प्रेशर, टेम्परेचर टेम्परेचर, वॉल्यूम वॉल्यूम, ऑल कैंसिल, सभी कैंसिल होने चाहिए, वही साइक्लिक रूल है। उस राइट हैंड साइड में -1 होना चाहिए, अगर 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में वो +1 बन के आ जाएगा। तो ये है साइक्लिक रूल। इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, डायमेंशन चेक करके होंगे। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा गामा, ये थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स है, आपको इसको जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है, और इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जब आपको पता होगा तो आप उसके बेस पे क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो कर पाएंगे। तो ये सीपीसीबी रिलेशन में भी इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है वो बात की बात है क्या वो देख लीजिए। 3 है अल्फा बीटा गामा, दे आर थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स। अल्फा को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, वो क्या है, आइसोबारिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब बात हो गई आइसोबारिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये नाम में ही सब कुछ है, ये सारा फॉर्मूला नाम का ही खेल है। देखिए आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, सिंपल। दूसरी चीज एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एक्सपेंशन मतलब किसका एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो किसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ओनली टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर ही आपस में एक दूसरे के क्या है, चेंज, एक दूसरे के वेरिएबल्स हैं जो चेंज करते हैं, फंक्शन है एक दूसरे के। तो अगर मैं बात करूं, बात हो रही है एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन का मतलब हो रहा है चेंज इन वॉल्यूम विच इज डीवी। अगर हम देख रहे हैं रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, तो रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डीवी बाई वी, मतलब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही वॉल्यूम का कितना चेंज हुआ है। और रही बात किसकी, किसके साथ हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो वो टी की वजह से, जिसको हम कैसे लिखते हैं, डीवी बाई वी। आइसोबारिक मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, और टेम्परेचर की वजह से, बेस्ड ऑन टेम्परेचर या टेम्परेचर बेस्ड, आप ऐसे लिख सकते हो, टेम्परेचर बेस्ड चेंज ये। तो इसका जो आंसर होगा, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, अल्फा इक्वल्स टू डेल वी बाई वी अपॉन डेल टी, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है एट कांस्टेंट पी, यहाँ से 1 बाई वी बाहर ले लेंगे, 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी पी। बाकी आप चाहें तो ये यही है अल्फा, एक्चुअली ये अल्फा की वैल्यू है। अब इधर जो मैंने ये सॉल्व किया है ये आइडियल गैस के लिए है, और यहाँ से आप रियल गैस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रियल गैस का फॉर्मूला अलग होता है, आइडियल गैस का अलग होता है। अगर मैं आइडियल गैस के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, डेल वी बाई डेल टी पी। ऑलरेडी मैं शुरू में ही पार्शियल डिफरेंशिएशन में बता चुका हूं कि ये बार बार आता है। तो डेल वी बाई डेल टी पी की वैल्यू क्या होती है, आर बाई पी, और आर बाई पीवी बच गया तो हम पीवी की जगह आर टी भी लिख सकते हैं। आर बाई पीवी में भी आर बाई पीवी 1 बाई टी होता है, क्योंकि पीवी बाई आर इक्वल टू टी होता है, आपको पता है। तो यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई टी। तो सिंपल अल्फा जो है आइडियल गैस के लिए 1 बाई टी होता है, रियल गैस के अलग होता है। क्या होता है मत पूछिए अभी, क्योंकि हम अभी आइडियल गैस का कर रहे हैं। आइसोथर्मल सेकंड है, आइस बीटा, बीटा क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। टर्म देखिए, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, तो यहाँ हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेस कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कंप्रेस कैसे होगा, प्रेशर से होगा। जब हम प्रेशर देंगे वॉल्यूम चेंज होगी, और जब वॉल्यूम चेंज होगी वो निगेटिव चेंज होगी, रिलेटिव निगेटिव चेंज इन वॉल्यूम। क्यों निगेटिव चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा देंगे तो वॉल्यूम और कम होगी। तो ये इसलिए यहाँ लगता है क्या, माइनस का साइन, तो माइनस डीवी बाई वी अपॉन डीपी, इसको हम बाहर ले लेंगे, 1 बाई वी डीवी बाई डीपी। डीवी बाई डीपी की वैल्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, माइनस आर टी बाई पी स्क्वायर। मैंने बताया था टी की टर्म जब बाहर हो तो आपको ये देखना है नीचे क्या है, नीचे पी है तो यहाँ पी आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 1 बाई पी। ये भी आइडियल गैस के लिए ये है, तो ये हमारा बीटा, बीटा की वैल्यू ये है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और ये 1 बाई पी जो है, इससे क्वेश्चन आए हैं भाई, है ना, ध्यान रखेंगे। 1 बाई पी जो है आइडियल गैस के लिए ओनली। आइसोकोरिक टेम्परेचर बेस्ड प्रेशर चेंज, ये तो बहुत सिंपल, मतलब बड़ा है लेकिन उसको सिंपल कर दिया। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर बेस्ड टेम्परेचर की वजह से होगा। प्रेशर चेंज तो डेल पी बाई पी हो जाएगा, तो 1 बाई पी बाहर हो जाएगा, इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये भी 1 बाई टी, क्योंकि ये भी क्या है, टेम्परेचर बेस्ड है, और वो भी क्या था, टेम्परेचर बेस्ड था। तो ये भी 1 बाई टी और ये भी 1 बाई टी फॉर आइडियल गैस, और ये जो है अगर फॉर्मूला मैं लिखना चाहूँ तो ये है गामा। तो ये 3 जो है थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये आपको याद होना चाहिए। या तो नाम याद रख लो भाई, नाम याद रहेगा तो आप उसका काम भी याद रख पाओगे, क्योंकि काम ही मेन है, नाम से सब कुछ क्लियर हो रहा है। दूसरी चीज ये सब नहीं, अगर आइडियल गैस के लिए बात आ रही है तो सीधे सीधे आप 1 बाई टी 1 बाई पी 1 बाई टी रख सकते हैं, और वहीं से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो है वो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी क्या चीज है, दिस इज द हीट कैपेसिटी, ये भी हीट कैपेसिटी है। इसको हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं।
तो अब ये रिलेशन आपको पता है कि 12th लेवल तक जो होता है वो Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब बात होगी थोड़ी सी आगे की कि Cp माइनस Cv की वैल्यू और क्या हो सकती है। तो ये सारी वैल्यूज 6 मैंने लिखे हैं, वैसे होते 8 है, मैंने यहाँ 6 बता रहा हूँ। टीडीएस इक्वेशन वाला मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो चांसेस कम हो उसके आने के, बट ये आ रहा है देखेंगे। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, तो ये सारे रिलेशंस हैं। अब या तो इसको याद रख लो, या तो जरूरत नहीं है कि इसको याद ही मत रखो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच इज द करेक्ट Cp Cv रिलेशन, तो बस आपको ये फाइंड करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं फाइंड करने के। एक तो ये कि इनमें से भाई कहाँ डेल पी लिखा है, ये सब तो डेरिवेशन है अलग अलग, कैसे डेरिवेट करना है ये सब बात की बात है। अभी इतना समय नहीं कि डेरिवेशन करें, और डेरिवेशन आएगा भी नहीं क्वेश्चन में। आपको याद रखना है हाउ टू रिमेम्बर दिस इक्वेशंस। तो याद रखने के लिए हमको करना क्या है, तो ये है कैसे याद रखना है, उसकी कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स बोले या टिप्स बोलो, जो भी बोलो भाई। एक चीज, एक लॉन्ग तरीका है, शॉर्ट एक लॉन्ग, ये भी बता दे रहा हूँ। आपको कुछ भी करके आर फाइंड करना है, क्योंकि Cp माइनस Cv इक्वल टू आर होता है, और इन सारी वैल्यूज को जब आप सॉल्व करोगे तो वो आर ही आएगा। ये तो एक तरीका क्या है मैंने बताया कि फाइंड आर, आपको आर फाइंड करना है। अगर वैल्यू आर आ रही है तो बस आंसर वो करेक्ट है Cp माइनस Cv के लिए, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में जो भी है आप उसको सॉल्व करते जाइए, वो आर देगा फाइनली। एक चीज। दूसरी चीज, जहां आर का समझ में नहीं आ रहा है वहां एक और चीज कर सकते हैं, समझ आ रहा है तो भी नहीं आ रहा है तो भी, क्या कि आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइक्लिक रूल के लिए बताया था वैसा ही। तो चेक डायमेंशन। तो डायमेंशन चेक क्यों करेंगे, क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या होता है आर टी, तो आर इक्वल टू क्या होगा पीवी बाई टी। तो डायमेंशन मतलब यूनिट चेक करना है। तो आर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की यूनिट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर की यूनिट। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो पी इंटू वी डिवाइडेड बाई टी का जो यूनिट होगा और या डायमेंशन होगा, वही जहां होगा वो आंसर होगा, क्योंकि वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के डायमेंशन के इक्वल आएगा। चलिए सबको देखते हैं। सबसे पहला ये है Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, तो ये तो वैसे भी करेक्ट है। दूसरा है ये, या तो इसके लिए आर फाइंड कर लो या तो डायमेंशन चेक कर लो। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्योंकि अभी मैं कट वर्ड करूंगा फिर आपको क्लियर नहीं होगा। ये देख लीजिए एक बार। ओके, अब क्या करना है ये मैंने कर दिया। सबसे पहले या तो हम आर फाइंड कर लें या तो डायमेंशन। पहले सबका मैं डायमेंशन चेक कर लेता हूँ, फिर हम आर फाइंड कर लेंगे। सबका नहीं करेंगे, बस बताने के लिए। सबसे पहले डायमेंशन चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए टेम्परेचर का डायमेंशन, यहाँ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर कैंसिल हो गया, बचा क्या पी वी बाई टी, मतलब ये वाली इक्वेशन करेक्ट है। बहुत सिंपल है भाई, पी वी बाई टी चाहिए। यहाँ टेम्परेचर से टेम्परेचर एक कैंसिल हुआ, एक टेम्परेचर कैंसिल हुआ है, एक अभी भी बचा है क्योंकि स्क्वायर है, तो या तो मैं इसको टी रहने देता हूँ। एक कैंसिल हुआ है तो मैं स्क्वायर को ही काट दे रहा हूँ, क्योंकि इधर से पी से भी एक पी कट जाएगा। तो इस टी से एक प्रेशर का डायमेंशन चेंज हुआ, इस टी से एक टेम्परेचर का डायमेंशन कैंसिल हुआ, तो ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या पी वी बाई टी। क्लियर। तो पी वी बाई टी आया, मतलब ये इक्वेशन भी क्या है करेक्ट है। माइनस क्यों आया है, ये तो आप इसको आर के लिए सोल्व करोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर कट हुआ, यहाँ से भी एक टेम्परेचर जाएगा, यहाँ वॉल्यूम कट हो रहा है, वॉल्यूम का एक वॉल्यूम कट जाएगा, तो ये फिर से बच गया वी पी बाई टी, तो ये पी वी बाई टी ही है, तो इसका भी आंसर हो गया ये। यहाँ पर डायमेंशन हम चेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि किसका डायमेंशन क्या है, बट पता भी है। कैसे पता है, ये वाला इक्वेशन के लिए देखेंगे टी ई अल्फा स्क्वायर वी। यहाँ नया चीज क्या है, अल्फा तो आपको पता है कि अभी अभी हमने पढ़ा था थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स के बारे में। ई क्या है, ई इज द इलास्टिसिटी विद द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है, मतलब इलास्टिसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरीके से करते हैं माइनस वी डीपी बाई डीवी टी। तो ये माइनस वी डीपी बाई डीवी टी जो है वो, अगर आप इसके डायमेंशन चेक करेंगे तो अगेन ये तो इलास्टिसिटी है, तो इसका डायमेंशन ही यहाँ पर आप पुट ऑन कर सकते हैं। देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ टी ई अल्फा स्क्वायर वी के लिए जब हम ये डायमेंशन चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, तो टी ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, वी का डायमेंशन तो कैंसिल हो गया, तो इसमें से बचेगा प्रेशर का टर्म। चलिए पी का डायमेंशन हो गया, अल्फा स्क्वायर जो है, अल्फा का डायमेंशन क्या होता है अभी हमने देखा था 1/t होता है, तो ये हो गया 1/t स्क्वायर, और v तो ये हो गया v, तो यहाँ से कैंसिल कीजिए टी टी, तो फिर से बचा क्या पी वी और टी। तो इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, फिर से पीवी बाई टी मिल रहा है, तो ये भी क्या है करेक्ट रिलेशन है। ठीक इसी तरह से अल्फा स्क्वायर टीवी अपॉन बीटा, तो ये तो यहीं से क्या हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशन क्या होता है भाई 1/t होता है, तो t का स्क्वायर हो जाएगा,
और ये ऊपर में क्या है, टी है, फिर क्या है, वी है, अपॉन बीटा का जो डायमेंशन होता है 1/p होता है, तो 1/p, p ऊपर आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे एक टेम्परेचर कैंसिल, फिर से बच गया pv/t। तो ये डायमेंशंस चेक करने से ही आप जो है इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो cp/cv क्या है, cp/cv को कैसे याद रखना है, वो सिर्फ एक ही चीज से क्लियर हो गया, डायमेंशन चेक से। अगर आपको डायमेंशन समझ में नहीं आ रहा है तो भाई आर सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं इसका एक करके बता देता हूँ। जैसे cp/cv का ये वाला रिलेशन है, क्या है, t del p by del t की वैल्यू तो t है, del p by del t v क्या हो जाता है भाई, r/v, आपको तो पता ही है। del v by del t p क्या होता है भाई, r/p, r/p, इस तरीके से। तो ये हो गया r² t अपॉन pv, और pv इक्वल टू क्या होता है भाई, rt। तो ये हो जाएगा r² t अपॉन rt, और ये स्क्वायर और t कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, r। तो हर बार cp/cv r आएगा, चाहे आप इसके लिए सॉल्व करो, इसके लिए, किसी के लिए भी करो। और डायमेंशन चेक तो हम कर ही लिए हैं, तो डायमेंशन चेक से ही आप cp/cv के रिलेशंस कर सकते हैं। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक की ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एपी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। आपको ये जो भी मैंने समझाया, इसमें जो भी डाउट हो, या तो फिर कुछ लगे कि यार और सर कोई और लेक्चर बना दीजिए इससे रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करते नहीं है तो पता नहीं चलता है कि मुझे किस चीज का वीडियो बनाना है। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा है वो आप जरूर ज्वाइन करें, उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आप इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए तो आप वहां पे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में तो जरूर कमेंट करें कि भाई एक तो अच्छा लगा तो अच्छा बोल दो, भाई नहीं लगा तो नहीं है बोल दो। दूसरी चीज, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसमें कहीं डाउट आ रहा हूँ या फिर इससे आगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। यहाँ जो मैंने बताया बहुत कम है, तो इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कई ऐसे शॉर्ट वे हैं जिनसे हम उसको याद रख सकते हैं और उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक टॉपिक का ऐसा लेक्चर बनाया जा सकता है, बस डिपेंड करता है आपके रिक्वेस्ट या फिर आपके सजेशन पे। तो आप प्लीज सजेस्ट करें, उसके हिसाब से मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।